हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि हमारी जो है आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका हिस्ट्री, और हिस्ट्री में चल रहा था चैप्टर नंबर 1 ईंट, मनके और अस्थियों के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो से जो हमको मिली कुछ आपकी चीजें हैं उनका हम लोग आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आधार पर उनका अध्ययन को हम स्टडी कर रहे थे, और एक एक करके उन सभी चीजों पर हम लोग गौर करके देख रहे थे कि ये चीजें किस तरह से महत्वपूर्ण हैं और इनका जीवन में क्या योगदान है। इन सभी को हमने गौर करके एक एक को बहुत अच्छे से देखा था। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन सभी पर आपको बहुत अच्छे से देखना है। इनमें अगर कोई भी आपका डाउट बनता है, किसी प्रकार का कोई आपका कमेंट है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। तो आज जो है हम सबसे पहले अपने इस लेक्चर के अंतर्गत हम एक एक करके सारी चीजों को गौर करके देखेंगे, रिवीजन के तौर पर भी, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप सभी लोग। देखिए, इसमें हम लोग जो भी चीजों को गौर करके देखे थे, ईंट, मन के अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता में, हमने इन चीजों को सभी को गौर करके एक एक तरीके से आरंभिक समय में कृषि प्रौद्योगिकी इन इत्यादि चीजों को हम लोगों ने गौर करके देख लिया। कल जो हम इसके अंतर्गत आपका बात कर रहे थे, सबसे बड़ी बात ये थी मेरे प्यारे बच्चों, इसी में जो था आप लोग इसमें अच्छे से जो है हमने कल शिल्पकारी व्यवस्था के विषय में देख चुके थे, कैसी मूर्ति बना रहे थे। उत्पादन केंद्र को आज हम लोग आपका इसमें पढ़ेंगे कि उत्पादन केंद्र में क्या क्या था और कहां से था। तो कल हम जो था शिल्प उत्पादन के विषय की जितनी भी जानकारी थी हम उसको बहुत अच्छे से आपका पढ़ चुके थे और इसमें गौर भी कर चुके थे। तो सबसे पहले एक बार आप पूरा रिवीजन कर लीजिए। कुछ पूछना है तो इस संदर्भ में आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ भी ऐसा डाउट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझसे क्लियर भी कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो आप इन सभी को अच्छे से देख लें, फिर हम लोग जो है गौर कर लें, फिर हम इस पे एक एक करके जो है आगे बढ़ जाएंगे और इन सभी को आपका अच्छे से जो है देख लेंगे और इन पर हम अपनी बात भी करेंगे। चलिए, उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्य निम्न रूप से जो है, जो हमें पिंड है, प्रखर संग, तांबे, अयस्क जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग, मल, कूड़ा करकट, यहाँ तक कि कूड़ा करकट की शिल्प कार्य के अच्छे संकेत में से एक है। अब देखिए, जब वो स्टडी करते हैं तो चाहे आपका मल हो, कूड़ा करकट हो, उनके त्यागी गई द्वारा वस्तुएं हैं, वो उन सभी का आपका गौर करके एक एक रूप से उनका अध्ययन करते हैं और उन सभी को बहुत अच्छे से गौर करके देखते हैं। ठीक है। तो ये सभी को आपको गौर करके देखना है, इन पर आपको बात करना है और इन सभी को आप गौर करते हुए देखते हुए आपका चलेंगे। ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी आपका ऐसा डाउट है जो आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है, मान लीजिए कोई शंख बनाना है या कोई अन्य वस्तु बनानी, हम उसके लिए पत्थर की क्या करेंगे, जो स्टोन है उसकी कटिंग करेंगे। तो क्या होगा, इन पत्थरों के टुकड़ों के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिया जाता है, यानी कि जहां पर ये आपका प्रोडक्शन होगा हम वहीं तो फेंकते हैं। अब बताइए, जितना भी हम कोई हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जो उसका वेस्ट है उसके पास पड़ोस में तो जाएगा, है ना। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। अब कह रहे कि टुकड़ा बच गया है तो उसकी छोटी वस्तु ऐसे बनाने के लिए वो प्रयोग में जो है इसको ला सकते थे, उसको करते थे। ठीक। इन पदार्थों के टुकड़े के रूप में उत्पादन के प्रथम फेंक दिया जाता था और इन वस्तु को उपयोग में लाया जाता था, परंतु छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। कह रहे हैं कि ये जो है इस चीज की तरफ इशारे करते हैं कि जितना भी शिल्प उत्पादन हो रहा था, ये शिल्प उत्पादन इन सब चीजों पर था, इसी पर आधारित था और इसी को ही आपका प्रेरित था, और ये चीज को दिखाता है। माल प्राप्त करने की संबंधित नीतियां, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए
कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीयों पर उपलब्ध है, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, ढोलक मैदान से बाहर के क्षेत्र से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि सामान और लोगों के लिए स्थल के मार्ग परिवहन में एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदी के बगल में बनने वाले मार्ग और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। कह रहे जो उसके पास पड़ोस के मार्ग है उनका भी इसके अंतर्गत ही आपका प्रयोग जो था किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, कह रहे जो उपमहाद्वीप हैं और उसके आगे जो आने वाले माल हैं, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते हैं। उदाहरण के लिए नागेश्वर तथा बालाकोट में यहाँ शंख आसानी से उपलब्ध होते हैं। कह रहे उपमहाद्वीप में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप देखोगे कि वहां पर आप शंख इत्यादि चीजें जो हैं बड़ी आसानी से जो है आपका मिल जाती हैं। बस्तें स्थापित की गई हैं। ऐसे तो कुछ अन्य पुरास्थल थे जो सुदूर अफगानिस्तान के सुतघई, जो अन्य कीमती मन के जाने वाले नीले रंग के पत्थर में लार्सवणी मंत्र के सबसे अच्छे स्रोत के निकट थे। लोथल में कॉर्नलियन यानी गुजरात के बड़ूच, सेलखड़ी दक्षिण गुजरात तथा उत्तरी गुजरात और धातु राजस्थान के निकट स्थित थे। कह रही ये सारी चीजें जो थी इसी के आपका निकट थी। इनको सबको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक नीति थी। राजस्थान के खेतड़ी आंचल तांबे के लिए भारत तथा दक्षिण भारत में सोने जैसे अन्य क्षेत्रों का अभियान था। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के संपर्क में स्थापित किया जाता था और इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पा पुरावस्तुओं को ऐसे संपर्क की संकेतक हैं जो खेतड़ी में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविद के नागेश्वरन जोधपुर संस्कृत नाम दिया जाता है। इसी संस्कृति के विशिष्ट मृत भांड हड़प्पाई मृत भांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं का असाधारण संपदा भी मिली है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र में हड़प्पा निवासी संभवतः लोग तांबे को भेजते थे। अब देखिए हड़प्पा निवासी क्या मिले हैं, तांबे के एविडेंस। तो तांबे से निर्मित असाधारण संपदा यानी कि जिनकी हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, इस प्रकार की चीजें हमको कहाँ है वहां से आपका मिली हुई है। तो इनको थोड़ा सा आपका ध्यान रखना है और इन्हीं को आपको गौर करके आपका देखना है। क्लियर है? ये आपने देख लिया और इसको गौर कर लिया। चलिए, तो इन सब चीजों की आप पहचान कर सकते हैं, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं और इन सब चीजों की आप जो है परख भी क्या है बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि ये चीजें क्या हैं और किस प्रकार इनकी परखता जो है हमको आपका दिखाई देती है। ठीक है ना? चलिए, कुछ पूछना हो इसमें संबंधित चीजों पर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा एक बार ये मानचित्र दिया गया है, इसको गौर करके थोड़ा सा देख लीजिए। ये अरब सागर है और ये है आपका लाल सागर और ये है भूमध्य सागर। और ध्यान रखना है ये हमारी संस्कृति है, हड़प्पा, लोथल सुरकाडोरवारी, और ये है कैस्पियन सागर। यहाँ मोसोपोटामिया की सभ्यता है, यहाँ दिलमुन की सभ्यता है, यहाँ सेक्टोरात है। ये देखिए ये इसी क्षेत्र में कहता है हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी एशिया। तो बोलते हैं इस जगह सब जो था आपका पहले आपका ट्रेड होता था। इन सभी स्थानों से आप कह सकते हैं कि यहाँ इधर मोसोपोटामिया, दिलमुन की सभ्यता और इवन इस क्षेत्र तक क्या था, ये सब आपके ट्रेड के ही पॉइंट थे। क्या होता था यहाँ आपका ट्रेड जो था वो इन क्षेत्रों में होता था। तो आपको इन पे गौर करने की जो है विशेष आवश्यकता है और इनको देखने की भी आवश्यकता है कि कैसे कहाँ पर ये लोग आपका ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, ताकि आप इनको देख पाएं, इनको समझ पाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
आगे बढ़ जाएं। चलिए, देख लिया। चलिए आगे बात करते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हम लोग गौर करते हैं। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में पुरातात्विक खोज इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र ओमान में से लिया गया। कह रहे कि ऐसा लगता है जो आपके दक्षिण पूर्व का जो छोर है, यानी कि बिंदु है ओमान। अब आपको मैप में देखना है ओमान कहां पर पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ओमान से लाया जाता था, क्योंकि यहाँ आप देखिए जो कैस्पियन सागर वाला क्षेत्र है, इसके आस पड़ोस में आप लोग देख सकते हैं, और मेडिटेरियन जो आपका सागर है वहां पर। कहते हैं रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमान तांबे तथा हड़प्पाई पुरातात्विक पुरा वस्तुओं दोनों में निकले अंश मिले हैं, कि ऐसे हैं जो कुछ ओमान का तांबा था और हड़प्पा का तांबा है, उनके कुछ अंश मिले हैं जो दोनों को साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं कि दोनों एक जगह से ही निकलते आए होंगे। संपर्क में भी और संकेत मिलते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार का पात अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तवचन जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मिट्टी की परत पदार्थ के रिसाव को रोकती है। हमें यह नहीं पता कि इन पात्र में क्या रखा जाता था, पर संभव है कि हड़प्पा के लोग इनमें रखे गए सामान को ओमानी तांबे से निमित्त करते थे। ये कुछ इस प्रकार का तांबा था। ठीक, आगे देखिए। मेसोपोटामिया एक विशिष्ट प्रकार की बेलनाकार मोहर, परंतु इनमें कोबरादार वृक्ष जो श्रब का भी चित्र जो है इससे लिया गया है। देखिए, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया में लेखों में मगन, जो संभवतः ओमान के लिए उपयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे का आगमन के संकेत मिलते हैं। यह रोमांचक बात है कि मेसोपोटामिया के स्थलों में मिले तांबे भी निकिल के अंश मिलते हैं। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाले पुरातात्विक खोज में हड़प्पा, मोहर, बाट, पासे, मनके शामिल हैं। कह रहे हैं ये सब चीजें क्या हैं, इसके अंतर्गत आपके शामिल है। इस संदर्भ में यह देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया का लेख दिलमुन, यानी कि दिलमुन का मतलब है बहरीन की सभ्यता, मगन तथा मेहलुआ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक क्षेत्र के नाम से संपर्क की जानकारी मिलती है। लेखा मेलुखा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कांलेनियन, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेहलुहा के विषय में मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि हमारा पक्षी हजात पक्षी हो, उसकी आवाज राम प्रसाद को राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविद मानते हैं कि हाजा पक्षी मोर था। क्या उस नाम पर आवाज से मिलता है? संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के संपर्क में सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया लेक मेलुखा के नाविक देश कहते थे। इसके अतिरिक्त मोहरों पर भी जहाजों, नावों का जो चित्रांकन है वो हमको देखने के लिए मिला है। ये देखिए, इस प्रकार की चीजें जो हैं हमको देखने के लिए मिली हैं। तो नाव वाली चित्राकृति, इस पर देखिए नाव बनी हुई है, ये देखिए, देख लिया। चलिए, इन सभी को गौर करके आप लोग देख सकते हैं। कर रहे हैं बच्चों आप लोग? चलिए एक बार गौर करके इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए। इन थोड़ी मोहरों को आप लोग नजर लगाइए, थोड़ा सा देख लीजिए नजर दौड़ाकर कि किस प्रकार की वास्तव में ये दिखाई देती थी। फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखा बच्चों?
चलिए, तो इतना आप लोग इसमें देख चुके हैं, अच्छे से आपने इसको समझ लिया कि बेसिकली स्ट्रक्चर्स क्या थे इसके और किन-किन चीज़ों पर ये बात कर रहे थे कि कैसे हमको इसमें आपका जो तांबे से बनी चीज़ें हैं, समुद्री नाव की स्त्री आकृतियाँ हमें कैसे सिक्कों पर मिली हैं और ये क्या व्यक्त कर रहे हैं, कैसे हमको दिखाया जा रहा है। ठीक? इन सभी को हम लोग देख चुके हैं और इन पर हम लोग अच्छे से बात भी कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो इन सभी को हमने जो है आपका गौर करके एक-एक को बहुत अच्छे से हमने देख लिया और इन पर हमने आपकी बात भी की है। चलिए, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इनको गौर करके इन सभी को देखते हैं। ठीक? चलिए, तो इस तरह की नाव को भी आप थोड़ा-सा परिचित हो चुके होंगे। ठीक है? ये पिलर पर बना चीज़ें हैं। ये देखिए, थोड़ा-सा इसको गौर करके देख लीजिए। ये एक प्राचीन सूचना पट के अक्षर कह रहे कोई एक प्राचीन आपका सूचना पट यानी कि बोर्ड है जिस पर इस प्रकार के कुछ साइन इंडिकेट किए हुए हैं। अब इनको देखते हैं कि ये साइन क्या बताते हैं, आप इनको पढ़कर देखिए क्या बताएंगे ये साइन। देख लिया क्या इंगित करते हैं। देखिए, मोहरें, लिपि तथा बाट। मोहरें, लिपि तथा बाट। 7.1 मोहरे तथा मुद्रांकन। क्या कह रहे हैं? मोहरे तथा आपका मुद्रांकन जो है इनके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे हैं और इन पे हमको आपका बात कर रहे हैं। मोहर और मुद्रांकन की लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कह रहे कि जो आपकी मोहर होती थी, मुद्रांकन होता था कि आप लंबी दूरी पर कुछ जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा आपका सुविधाजनक आपका बनाया जा सके, उसके लिए ये सारी चीजें जो होती थी ये होती थी। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक अधिक मोहर को दबाया गया। कह रहे हैं कि एक गीली मिट्टी बनाकर अधिक मोहर को जो है आपका दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ गई। और यदि इस थैले के अपने व्यंगत स्थान पर पहुंचने का मुद्रांकन अलक्षण हो रहा था, इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर देखिए उन्होंने थैले को बंद किया है, बंद करने के बाद उस पर इस तरह की मोहर लगा दी है। अब देखिए, आप देखते होंगे कि जब भी कोई पार्सल आता है या कोई किसी चीज की पैकेजिंग आती है तो उस पर एक मोहर लगी होती है। वो मोहर क्या प्रदर्शित करती है? वो मोहर ये बताती है कि जिस तरह से ये वस्तु हमको भेजी गई थी वो उस तरह की, क्योंकि जब मोहर एक बार खुल जाती है दोबारा नहीं चिपकती है, उसका साइन होता है, तो उसके साथ छेड़छाड़ जो है आपकी नहीं होती है। तो मुद्रांकन प्रेक्षक की पहचान का भी पता करता है कि कहां से है, किसने भेजी है, उसका ये सब लिखा होता है। एक रहस्यमय लिपि थी। कैसी थी? रहस्यमय लिपि। लिपि का मतलब होता है लिखने की चीज, किसी चीज को पिन कर दिया गया। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम की पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को संकेत रूप में इसका अर्थ बताता है। कह रहे कि जानवर मिला है, लोग अनपढ़ रहे होंगे, वो अपना संकेत वो आपका देते होंगे। अब देखिए, ये चीज तो इतना बताना बड़ा असंभव है कि ये चीज किस प्रकार के थे, कैसे रहे हैं, तो इन पर थोड़ा सा गौर करना अपने आप में थोड़ा कठिन है। क्लियर है? तो ये चीज को थोड़ा सा आप भी ध्यान रखें और आप इनको गौर करते रहें। चलिए चलिए, तो
इतना आपने गौर करके देख लिया? अब देखिए, हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाती चीज हम पढ़ चुके हैं। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त सचित हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा चुकी है। कह रहे जो भी लेख मिले हैं उनमें 26 आपके साइन हैं जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, पर निश्चित रूप से वर्णमालीय प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है। कह रहे जो चिन्ह बने हैं वो किसी न किसी स्वर या व्यंजन को दर्शा रहा है। क्योंकि इनमें चित्रों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच है। लगभग इसी ये जो आपका ईसा पूर्व है, इसी ईसा पूर्व की जो घटना है वो हमको दिखाई गई है कि यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, क्योंकि इसमें मोहर दाईं की ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। कैसी है ये? ध्यान देना है। कहाँ लिखी जा रही है? दाएं से बाएं की ओर लिखी जा रही है। और कैसी है? संकुचित है। जब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिलता है, मोहरे, तांबे के औजार, बर्तनों के कार, तांबे तथा मिट्टी के लघुपणिक आभूषण, अस्थि छेड़, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट याद रखिए, हो सकता है कि नष्टप्राय वस्तु भी लिखा जाता हो और इसका अर्थ क्या लाता है कि साक्षरता व्यापक थी। तो यहाँ बता रहे हैं कि जिस प्रकार के अक्षर हैं ये हमको दिखाते हैं कि वहाँ साक्षरता कैसी रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी। और हम इनको इस तरह से अंदाजा जो है ये कह सकते हैं कि हम गैस थोड़ा सा कर सकते हैं कि वहाँ साक्षरता थोड़ी अच्छी रही होगी। क्लियर है? चलिए, इतना हमने देख लिया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। कह रहे कि हम क्या करते हैं, उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के अठवाण, तांबे तथा मिट्टी के लघु पट्टियां, आभूषण, हस्तीछेर और यहाँ तक का एक प्राचीन सूचना पट याद हो सकता है कि नष्ट होने पर भी लिखा जाता है कि क्या अर्थ लगा जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी। यहाँ के जो सूचना पट हैं वो भी बता सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की चीजें थी और ये कितना व्यापक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये कुछ स्ट्रक्चर्स है। एक पुरोहित राजा है। इस पुरोहित राजा के चित्र को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, पर इस पर आगे गौर करेंगे। देखते हैं। विनिमय बाटों की एक साक्ष्य मैंने परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित करते हैं। ये बाट समानता है। अब बाटों के विषय में पढ़ रहे हैं कि ये चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। आमतौर पर ये किसी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। चित्र 1.2 इनको देख सकते हैं। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 2, 4, 8, 16 पत्ती यानी कि इतने तक थे जब ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। कैसे था? दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों, मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी होते थे, और कह रहे हैं धातु से बने जो आपके पड़ले थे वो भी इसमें होते थे। प्राचीन सत्ता हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वयन करने के संकेत मिले हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरातत्वविद में असाधारण एकरूपता को ही ले लिया, जैसा कि मृतभांड, मोहर, बाटो, ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंट जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी भी केंद्र पर होता था, जम्मू से गुजरात तथा पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। कैसे थे? ये जो समान है वो अनुपात की इसमें आपकी बात जो था ये बेसिकली आपका कर रहा था। ठीक स्थापित है। इसके अतिरिक्त ईंट बनाने और विशाल दीवार तथा चबूतरे के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया जाता था। क्या था?
जो श्रम था वो संगठित किया जाता था। प्रशासक तथा शासक, केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातात्विक ने मोहनजोदाड़ो से मिले एक विशाल भवन को ही प्रसादम की संज्ञा दी है, परंतु इसमें संबंध कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातात्विकविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहां के पुरोहित राज से परिचित थे। यही सामान्यता है कि सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी गई है, लेकिन जैसा कि हम प्रश्न नंबर 23 पर हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी भी ठीक प्रकार से नहीं समझी जा सकी हैं और न ही यह जानने के लिए साधन उपलब्ध हैं कि क्या लोग अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे या उनकी राजनीतिक सत्ता होती थी। यानी कि अनुष्ठान और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हमको नहीं क्लियर है। कुछ पुरातत्वविद का मत है कि हड़प्पाई समाज के शासक थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातात्विक यहाँ मानते हैं कि कोई भी एक बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा जैसे अपने अलग अलग राजा होते थे, जो कुछ यह तर्क देते थे कि यह राज्य है। जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता नियोजित वस्तु, साक्ष्य, ईंट, आकार पर सुनिश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल स्रोतों के समीप स्थापित होने का स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकलन सबसे उपयुक्त युक्त संगत प्रतीत होती है, क्योंकि कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय और क्रियान्वयन किया जाते होंगे कि एक ही आदमी ऐसे जटिल निर्णय और सारे क्रियान्वयन को आपका कंप्लीट करता होगा। तो ऐसा संभव नहीं है इतना बड़ा स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना कि एक ही आदमी उसको सारा को जो कंडीशन बनी हुई है उसको आपका देख रहा हो। क्लियर है? देख लीजिए इसको थोड़ा सा। आया समझ बच्चों? अब देखिए, जो थोड़ा सा पीछे अभी बात करी जा रही थी मैं आपको दिखा देता हूं। कहीं कहीं हमको सामूहिक जो बात है वो हमको मिला है। ठीक, क्या मिला है? सामूहिक जो बात है वो हमको मिला है, यानी कि जहां लोग मिलकर आपका जो है सामूहिक रूप से जो था स्नान आपका करते थे। ठीक, ये तो आपके धौलावीरा की जगह है जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता था। ये दुर्ग है जो आपका पहाड़ी पर बना था, और ये निचला जो शहर है जो नीचे दुआ गया था। तो यहाँ पर ही हमको क्या मिला है? एक हमको स्नानागार की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमको यहाँ स्पष्ट रूप में आपका देखने के लिए मिले हैं। अब आप इसे माल गोदाम कह लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखिए दिख रहा देवीय मार्ग, इसको देखिए, देख लिया आप लोगों ने? चलिए, तो मोहर, संघ इत्यादि हम सभी चीजों को इसमें गौर करके देख चुके हैं। तो कल बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता है उसके अंत की ओर कि कैसे क्या चीजें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने हड़प्पा से जुड़ी जो आपकी चीजें थी, जो कुछ वस्तु ऐसी थी जिनका और दूसरी आपकी सभ्यताओं के साथ आपका मेल था, इन सभी चीजों को हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा। हड़प्पा में कौन कौन सी चीजें, राजनीतिक स्ट्रक्चर्स था और कैसे वहाँ आपकी एजुकेटेड जो आपकी चीजें थी, मोहरांकन, वहाँ के बर्तन और खास प्रकार की चीजों का हमने अध्ययन किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। कोई डाउट बनता है मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।